Assalamualaikum. This is Kadir and welcome to the second and last orientation class for the current affairs and Pakistan affairs. Anyone जिसने कल की ओरिएंटेशन मिस की हो क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसने कल की ओरिएंटेशन मिस की हो? एनीवन? Yes, sir. ओके, जिसने ओरिएंटेशन मिस की है चले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। दिस इज बेसिकली 5 in 1 सेशन। 5 in 1 सेशन का मतलब है कि मैं करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स ही पढ़ाऊंगा बट वो जो टॉपिक्स होंगे वो आपको एसए में भी हेल्प करते हैं, करंट अफेयर्स में भी हेल्प करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी हेल्प करते हैं, आईआर में भी हेल्प करते हैं जिसका आज हम प्रूफ आपके सामने आ जाएगा। एक टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि वो एग्जैक्टली 2026 के से पेपर में भी आया हुआ है, एज वेल एज दूसरे पेपर में भी वो आया हुआ है। सेशन के बारे में बता दूं, खास करके स्पेशल फोकस होगा आपका पाकिस्तान मूवमेंट भी हम कवर करेंगे इसमें, क्योंकि आप लोगों का पीएमएस में भी आने वाला है। ठीक है, और आपको आपके एमओडी टेस्ट भी हैं। पाकिस्तान के करंट इश्यूज पे बात करेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अभी रिसेंटली 27th अमेंडमेंट पास हुई है कि पाकिस्तान अफेयर्स में जिस पे क्वेश्चन भी आया हुआ था। पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज हैं, फॉरेन पॉलिसी है, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज है, ये सारे टॉपिक्स हम इस सेशन में कवर करेंगे। मोर देन 50 टॉपिक्स हो जाएंगे आपके। आल्सो जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जैसे वॉर्स चल रही है, ग्लोबल पॉलिटिक्स से, डायनामिक्स है, उसको हम कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको हेल्प करते हैं। IR2 में, पॉल साइंस 2 में, एसए में हेल्प करते हैं। साथ में वीकली एवेल्यूशन भी होगी। विदाउट राइटिंग कोई भी सेशन नहीं होता। वीकली एवेल्यूशन होंगी, जैसे आज क्लास है सेकेंड ओरिएंटेशन में, कल रेगुलर क्लास होगी आप लोगों की, और फ्राइडे को आप लोगों की वीकली टेस्ट होगी। फ्राइडे को आप लोगों की वीकली टेस्ट होगी। साथ में अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया जाता है करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स का। और कोई बर्बादी का टिक मार्क नहीं होगा। जब आप असाइनमेंट सामने लिख के मुझे दिखाएंगे कि आप लोगों की सारी जो फ्लॉज हैं, राइटिंग में फ्लॉज हैं, वो सामने आ जाएगी। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइडलाइन भी दे दूंगा कि बेटा ये चीज ठीक करो अपनी। आल्सो ये सेशन आपके पीएमएस और अभी जो एमओडी है आप उसका फेस 2 देखें, वहां पे एसए एंड करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स हैं, तो उससे भी डील करता है। कंटेंट इस सेशन में मैं ही प्रोवाइड करूंगा। कल का जो टॉपिक हमने ब्रेन ड्रेन कवर किया, इसके मैंने नोट्स ग्रुप में शेयर कर दिए थे। जो रजिस्टर्ड या एनरोल्ड बच्चे हैं, तो आप मुझे बताएं, जो भी रजिस्टर्ड या एनरोल्ड बच्चे हैं उन्होंने नोट्स देखे हुए, आप मुझे बताएं आपको न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन की नीड पड़ी? ब्रेन ड्रेन कल जो हमने टॉपिक कवर किया, मैंने आपको नोट्स ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। तो जो रजिस्टर्ड या एनरोल्ड बच्चे हैं वो मुझे बताएं कि उस टॉपिक को देख के, नोट्स को देख के आपको नीड पड़े, किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर की नीड पड़ी? हर डायमेंशन से वो कवर था ना। तो मैं स्लाइड्स स्लाइड्स में नहीं लेता मैं। ठीक है, स्लाइड्स कोई भी नहीं होती, नोट्स फॉर्म में ही होते हैं। पॉइंट्स पॉइंट्स फॉर्म में भी नोट्स नहीं होते। उसमें हर चीज कवर होती है आप लोगों की। नोट्स मैं देता हूँ, जो टॉपिक क्लास में कवर करेंगे क्लास के बाद आप लोगों को उसके नोट्स मिल जाएंगे। ये सेशन बेसिकली 2 मंथ्स का होता है, लेकिन 2 मंथ्स का नहीं होता। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 2 मंथ्स में जो है हम सीए और पीए तो पढ़ लेंगे, चले ठीक है, उसके बाद जो इवेंट्स होंगे हम किस तरह से कवर करेंगे? तो उनके लिए ये जवाब है कि आप लोग नवंबर तक साथ हो मेरे। दिस इज वन टाइम सब्सक्रिप्शन। कल भी मैंने कहा था कि 2 मंथ्स तक आप लोगों का ये फॉर्मल सेशन चलेगा। जैसे एंड होगा, मेरा न्यू सेशन आएगा, तो मैं प्रीवियस पेजेस को बुला लेता हूँ। कोई भी न्यू टॉपिक आता है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे लास्ट ईयर थ्रू आउट इसी तरह से चला था, जो फेब में बच्चे आए थे वो नवंबर तक मेरे साथ ही थे। कोई भी न्यू इवेंट होगा मैं पास बेंचेस को बुला लेता हूँ उस क्लास में कि आप आ जाए, ये कवर कर ले टॉपिक, और उसके नोट्स भी दे देता हूँ। आप लोगों की बस एवेल्यूशन खत्म हो जाती है 2 मंथ्स में। एवेल्यूशन खत्म हो जाती है, बाकी आप फॉर्मली नवंबर तक साथ होते हो मेरे। गॉट इट? तो आपको डिफरेंट सेशंस ज्वाइन करने की नीड नहीं पड़ेगी। टाइम बाउंड आपकी एवेल्यूशन होंगी। कल भी मैंने एवेल्यूशन के बारे में कोई 10 बार बताया था कि बेटा ये रिटन एग्जाम है, मैं रिटन की तैयारी करवा रहा हूँ, आपको वाइवा की तैयारी नहीं करवा रहा। जब तक पे आप लिखेंगे नहीं तो फायदा कोई भी नहीं है। मंडे टू वेडनेसडे क्लास होगी, लेकिन 7 मार्च के बाद जो है ना, ये मंडे टू फ्राइडे हो जाएगी। वीक में 4 क्लासेस होंगी आप लोगों की।
और संडे को टाइम बाउंड टेस्ट होगा, मतलब आपको 3 घंटे में आपने असाइनमेंट लिखनी है। अभी से ही आपकी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपने पेपर कंप्लीट करना है विद इन द गिवन टाइम। ठीक है, आप चाहे पीएमएस दो, चाहे सीएसएस दो, चाहे कोई भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दो, टाइम बाउंड ही लिखना होता है ना। आप लोगों ने टाइम बाउंड ही लिखना होता है ना। मुझे बताएं, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस तो नहीं है, सच है ना ये। टाइम बाउंड ही लिखना है ना पेपर में, 3 घंटे में आपने पेपर करना है। कोई सा भी पेपर हो, चाहे वो एसए हो, इंग्लिश कंपोजिशन हो, चाहे आपका आईआर हो, चाहे पॉल साइंस हो। तो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स, अब्दुल रहूफ, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की ओरिएंटेशन चल रही है। ओके, तो टाइम बाउंड एवेल्यूएशन होगी, अभी से ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आपको जब आपका रियल एग्जाम हो वहां पे आपको डिफिकल्टी ना आए, आप पेपर कंप्लीट करें विद इन गिवन टाइम। मोस्टली स्टूडेंट्स आके कहते हैं सर हमसे एक क्वेश्चन नहीं हो सका, हम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, सीधे सीधे 20 नंबर चले गए। या सर हम हाफ क्वेश्चन किया, बाकी जो है वो नहीं कवर कर सकते, मतलब आपके 10 मार्क्स वैसे ही चले गए। तो ये चीज ना हो, स्पेशल फोकस होगा पाकिस्तान के करंट इश्यूज पे, और जो ग्लोबल इश्यूज हैं उन पे भी फोकस होगा। ग्लोबल इश्यूज हैं उन पे भी फोकस होगा हमारा। और फोकस ऑन राइटिंग टेक्निक्स, राइटिंग टेक्निक्स पे भी बात होगी। ये सीएपीए का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट होता है, ये मैं आपको क्लास में आके बताऊंगा कि किस तरह से हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं। इस पे तो हमने वर्कशॉप भी रखी हुई है बहुत सारी सीएसएस 2026 वालों के लिए। लेकिन कल या परसों जो है, जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं, एनरोल्ड बच्चे हैं, उनके लिए मैं क्लास रखूंगा राइटिंग टेक्निक्स पे, कि किस तरह से पैराग्राफ में लिखा जाता है करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, किस तरह से हम इंस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह से क्रिटिकली एवेल्यूएट वाले क्वेश्चन हम कर सकते हैं, किस तरह से हम एलेबोरेट या डिस्कस वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है वो हम कल या परसों इंशाल्लाह रेगुलर क्लास में करेंगे। और हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बच्चा फॉर एनी रीजन क्लास मिस करता है, तो या मिस करती है, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी फॉर 24 आवर्स। क्लास लाइव ही होगी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग होगी अवेलेबल आप लोगों के लिए फॉर एनी रीजन, अगर क्लास मिस हो जाती है। क्लियर है? किसी को एम्बिग्यूटी तो नहीं है? किसी को एम्बिग्यूटी तो नहीं है? ऑल ऑफ यू सारे बताओ, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबको क्लियर है? किसी को एम्बिग्यूटी तो नहीं है रिगार्डिंग दिस सेशन? रिगार्डिंग दिस सेशन किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी से पूछ ले मेरे से। रिगार्डिंग सेशन किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। 6 वीक्स या 2 मंथ्स का सेशन होगा, कंटेंट में ही प्रोवाइड करूंगा जो भी टॉपिक्स होंगे। ये ऑलमोस्ट नवंबर तक आप लोग साथ हो मेरे, नवंबर तक, नवंबर तक साथ हो करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। कितने टॉपिक्स बन जाएंगे? मोर देन 100 टॉपिक्स बन जाएंगे। मोर देन 100 टॉपिक्स बन जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में आप वैसे ही आप आ जाएंगे, क्योंकि वन टाइम सब्सक्रिप्शन है। वीकली एवेल्यूशन होंगी, लेकिन वो 2 मंथ्स तक ही आप लोगों की होंगी। चलें स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इकोनॉमिक डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान, एक्सप्लोरिंग स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ये आज का टॉपिक है। आप लोग अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में है, और आज भी हम इकोनॉमिक क्राइसिस भी फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान से इकोनॉमी इज कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। व्हाई? ड्यू टू दी स्ट्रक्चरल फ्लॉज। इस पे काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पास पेपर में। स्ट्रक्चरल फ्लॉज पे बात करें, पाकिस्तान की का जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो काफी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल फ्लॉज। पाकिस्तान ने अपनी पोटेंशियल को रियलाइज ही नहीं किया है। पाकिस्तान ने अपनी पोटेंशियल को कभी रियलाइज ही नहीं किया है। अराउंड 240 मिलियन पॉपुलेशन है हमारी,
एंड पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि हम मेजर ट्रेड रूट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, मेजर ट्रेड रूट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशियन रीजन स्टेट्स है, ये आते हैं वाखान कॉरिडोर से साउथ एशिया। साउथ एशिया में क्या है, गवादर है, गवादर से आप जाते हो पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ से आप मिडिल ईस्ट जाते हो। तो मेजर ट्रेड रूट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, पर्शियन गल्फ, मिडिल ईस्ट। पाकिस्तान के पास वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, यंग पॉपुलेशन भी है, मीनिंग लेबर फोर्स की कोई कमी नहीं है हमें, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है ना हमारे पास, मीनिंग लेबर फोर्स की कोई कमी नहीं है। ह्यूमन या ज्योग्राफिक रिसोर्सेज पाकिस्तान के इकोनॉमिक पावर के फाउंडेशन होते हैं। ह्यूमन या ज्योग्राफिक जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक पावर के फाउंडेशन है। जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से पाकिस्तान इज एट द सेंटर ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड प्रोजेक्ट्स लाइक सीपेक। ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी की वजह से आप देखें, सीपेक एग्जांपल है ना रीजनल कनेक्टिविटी की। जहां एक तरफ हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, इंक्लूडिंग कोल है हमारे पास, कॉपर भी है, गोल्ड है, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और एक्सपोर्ट जो है हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास वास्ट एग्रीकल्चर लैंड भी है, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलमोस्ट आपकी 60% पॉपुलेशन काम करती है, और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखें 24% कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में। इन सारे एडवांटेजेस होते हुए भी, जितने भी मैंने आपको जितने भी मैंने आपको एडवांटेजेस बताए, इन सारे एडवांटेजेस के होते हुए भी पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में है। इन सारे एडवांटेजेस जितने भी मैंने आपको बताए, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सारे एडवांटेजेस के होते हुए भी पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही, फिस्कल डिफिसिट है, ट्रेड डिफिसिट है, एंड सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है। ये आपका था इंट्रोडक्शन, ये आपका था इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का। स्ट्रेंथ सारी बता दी मैंने आपको, और वीकनेसेस में क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही, ट्रेड डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट है, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान। मुझे ये बात बताएं, डेमोग्राफिक डिविडेंड से आपको कुछ याद आ रहा है? ऑल ऑफ यू, इससे कुछ याद आ रहा है आपको? डेमोग्राफिक डिविडेंड से कुछ याद आ रहा है आपको? एनीवन? डेमोग्राफिक डिविडेंड से कुछ याद आ रहा है आपको? ऑल ऑफ यू, डेमोग्राफिक डिविडेंड, द वर्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड से कुछ याद आ रहा है? ऑल ऑफ यू, डेमोग्राफिक डिविडेंड से कुछ याद आ रहा है? अभी आपने पेपर्स देखे सीएसएस 2026 के? किसी ने पेपर्स देखे? सीएसएस 2026 के पेपर्स देखे किसी ने? तो एसए नंबर 1 क्या था? एसए नंबर 1 क्या था? यूथ बल्ग एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। जी, हाँ जी, डेमोग्राफिक डिविडेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ध्यान से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस डिस्कस द टर्म डेमोग्राफिक। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक? किसी को पता है कि व्हाट इज डेमोग्राफिक? Demographic refers to something that is related to the size and structure of the population. Demographic refers to something that is related to the size and structure of the population. Size and structure of the population. And the word dividend refers to the benefits or economies derived from the phenomena. And the word dividend refers to the benefits
and economies derive from phenomena, dividend. Therefore, demographic dividend means when the proportion of its working age population, when the proportion of its working age population is higher than that of non-working age population. Therefore, demographic dividend means when the proportion of its working age population is higher than that of non-working age population. What it means? The share of dependent population, including children and old age people, is at lowest. इसकी एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल एक घर है, उसमें 4 लोग हैं, 2 ओल्ड हैं, ठीक है, 60 प्लस है, काम नहीं करते, एक चाइल्ड है, एक आदमी काम करता है। तो मुझे बताएं उस घर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी? बताएं उस घर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी? एक घर है, उसमें 4 लोग हैं, 2 ओल्ड एज है, 60 प्लस है, काम नहीं करते, ठीक है, कोई इनकम सोर्स नहीं है, एक बच्चा है, सिर्फ काम करने वाला, कमाने वाला एक ही है, काम करने वाला। तो उस घर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी? बताएं मुझे, ऑल ऑफ यू। मतलब डिपेंडेंट कितने हैं? 3 लोग डिपेंडेंट है ना, एक काम करने वाला है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है आपके पास काम करने वाले लोग ज्यादा हों देन दी डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट में क्या आता है? ओल्ड एज आता है, ओल्ड एज आता है एंड चिल्ड्रेन आ जाते हैं, ओल्ड एज एंड चिल्ड्रेन आ जाते हैं। ओके, यहां एक और भी बात नोट करें, हम अक्सर बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं कि वुमेन को जो है वो एक्सेस होनी चाहिए टू दी एम्प्लॉयमेंट, पढ़ाओ लिखाओ उनको और जॉब हो उनके पास। हम जो है वुमेन को अगर एक्सेस नहीं देते टू बी एम्प्लॉयमेंट, हम उनको खुद डिपेंडेंट बनाते हैं। बेशक वो यूथ में ही क्यों ना हो, यूथ में ही क्यों ना हो, चाहे 25 ईयर्स से जो यहाँ 20 से लेकर 30 एज तक हो, हम डिपेंडेंट खुद बनाते हैं ना। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कम होते हैं ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड कम होते हैं ना। बताएं मुझे, कम हुए ना। अगर आप वुमेन को जॉब्स नहीं देंगे या पढ़ाएंगे नहीं तो वो डिपेंडेंट बना दिया ना, आपने डिपेंडेंट बना दिया, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कम हो गया ना, काम करने वाले लोग कम हुए ना। दैट इज वाई अक्सर फोकस किया जाता है वुमेन एम्पावरमेंट पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे। अब इसको आसान से लफ्जों में और एक्सप्लेन करते हैं। ये एक पिरामिड है फॉर एग्जाम्पल, पिरामिड के सदरतुल मुंतहा, पहले सुन लें, 1 to 20 ये एज है, यहाँ एज है, यहाँ परसेंटेज, यहाँ पे है 60% लोग हैं। एक कंट्री का मैं पिरामिड बता रहा हूँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला पिरामिड बनाता हूँ। यहाँ पे है 30 to 50 एज, ये जस्ट 20% है। यहाँ है 60 to 80, यहाँ है 20%। तो काम करने वाले लोग कितने परसेंट है? काम करने वाले लोग कितने परसेंट हुए? कितने परसेंट हुए? यहाँ 60% है, यहाँ 20% है, 30 to सब साथ 60% काम करने वाले लोग नहीं हुए ना, नहीं हुए ना। तो मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझो। यह आपका पिरामिड है, यहाँ एज है 1 to 20, यहाँ पॉपुलेशन है 60% पॉपुलेशन 1 to 20 ईयर्स से, मिडिल में 20 से 40 ईयर्स, यहाँ 20% पॉपुलेशन है, टॉप पे एज जो है 60 to 80 ईयर्स है, यहाँ पे भी 20% पॉपुलेशन है। तो काम करने वाले लोग कितने हुए बताएं?
काम करने वाले लोग 20% हुए ना, जिनकी एज 20 से लेके 40 तक है। 20% हुए ना, काम करने वाले लोग 20% हुए। बाकी तो ये ओल्ड एज और ये चिल्ड्रन में आ जाते हैं या टीन एज में आ जाते हैं। अगर जिस स्टेट का पिरामिड ऐसा है, उस स्टेट का कोई भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन ही नहीं है। ओल्ड एज ज्यादा है या बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, या तो ओल्ड एज ज्यादा है या बच्चे ज्यादा है, वर्किंग समझ नहीं आई। अगेन समझो, ये पिरामिड है सिप्टेन, ठीक है। यहां पिरामिड के बॉटम पर एज है 1 to 20 यस। यहाँ परसेंटेज है, पॉपुलेशन की परसेंटेज है, यहाँ पे 60% पॉपुलेशन जो है आपकी 1 to 20 ईयर्स एज है। 60% पॉपुलेशन। मिडिल में 20 से लेके फॉर एग्जाम्पल आपके 60 आती है एज, इस तरह से बनते हैं। यहाँ पे 20% पॉपुलेशन है जो कि 20 साल से 60 साल की एज तक है। यहाँ पे 60 से लेके 80 एज है, और परसेंटेज कितनी है पॉपुलेशन की? 20% है। तो यहाँ पे मुझे बताएं, काम करने वाले लोग कितने हुए? 20% हुए ना, ये मिडिल वाला हो ना, जिनकी एज 20 से लेके 60 ईयर्स तक है, क्योंकि आप 60 ईयर्स में जो है वो रिटायर होते हैं। आज अब आया समझ आपको सिप्टेन? अगर जिस स्टेट का पिरामिड ऐसा है, उस स्टेट का कोई भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन ही नहीं है। अब पाकिस्तान है 64% पॉपुलेशन विच इज 30 ईयर्स, जिनकी एज है 30 से लेके 40, या 25 से स्टार्ट करते हैं 40 तक, इतनी 40% पॉपुलेशन है। 64% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी एज 25 से लेके 40 ईयर्स तक पाकिस्तान के पास। एंड हर साल अराउंड 3.1 मिलियन यंग पीपल लेबर फोर्स में एंटर होते हैं, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं आप, ओके, हर साल। फिर है यूथफुल पॉपुलेशन। 64% पॉपुलेशन पाकिस्तान की अंडर द एज ऑफ 25 लेके 40, which means पाकिस्तान इज द यंगेस्ट डेमोग्राफिक इन द वर्ल्ड। ये इतनी यूथ ना कि सिर्फ लेबर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, बट इट आल्सो सजेस्ट अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड व्हिच दिस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कैन कंट्रीब्यूट इकोनॉमिकली बिफोर देयर रिटायरमेंट। क्योंकि आप 60 साल तक तो काम कर सकते हैं ना, आपकी रिटायरमेंट 60 साल तक आ जाती है। तो जब हमारे पास 64% पॉपुलेशन इस एज में आती है, तो ये ग्रुप जो है वो 60 साल तक तो काम कर सकता है ना, मतलब 64% पॉपुलेशन 30 साल के नीचे है आपकी, ठीक है, 30 साल के नीचे है, ये डिपेंडेंट नहीं होंगे, काम करेंगे, ओके। इतनी सारी यूथ इस पे आते हैं अली, थोड़ा सुन लो, पहले समझो इसको, पहले ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड यूथ पॉपुलेशन को समझो। इतनी सारी यूथ हमारे पास है जो कि पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर में काम कर सकती है, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, आईटी, जिससे इकोनॉमी ग्रो हो सकती है और रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। जिससे इकोनॉमी भी आपकी ग्रो होगी, रेवेन्यू भी जनरेट होगा। अब यहां एक चीज समझो, इसके इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या है? इसके इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड यूथ पॉपुलेशन के? पाकिस्तान के पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड ब्लेसिंग है। पहले ब्लेसिंग पे बात करते हैं, ब्लेसिंग पे। ब्लेसिंग है, ठीक है, मतलब हमारे पास काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, इंडिपेंडेंट लोग कम हैं, चिल्ड्रेन या ओल्ड एज। ये वर्किंग लेबर कैन लीड इंडस्ट्रीज, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं स्टेट के लिए। इससे हमारी लोकल इंडस्ट्री बूस्ट होगी,
चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। जब आपकी इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री जो है काम करती है, तो आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज होती है। जब आप कुछ बनाओगे तो कुछ बेचोगे ना। अब किडनीज तो नहीं बेच सकते ना, आप लोग मुझे बताएं। जब आपकी लोकल इंडस्ट्री काम करती है, उसके बाद ही आपकी एक्सपोर्ट ग्रो होती है ना। अब किडनीज तो नहीं आप एक्सपोर्ट कर सकते, बेच सकते हैं। इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्री आपकी एक्सपोर्ट का बेस होती है ना। तो ये इतनी सारी यूथ इंडस्ट्रीज में काम करें, तो दे विल लीड द इंडस्ट्री। चाहे वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे आईटी हो, डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है। आल्सो पावर्टी भी रिड्यूस होगी। ठीक है, आल्सो पावर्टी भी रिड्यूस होगी। अब मसला कहां पे आता है? अब मसला कहां पे आता है? पहले मुझे बताओ, आपको यहां तक समझ आया है? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ऑल ऑफ यू मुझे जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है? ऑल ऑफ यू, जितने भी हैं क्लास में, जल्दी से बताओ। ऑल ऑफ यू। ओके। इशू कहां पे? चैलेंजेस इन हार्नेसिंग डिविडेंड। चैलेंजेस क्या है? पोल साइंस अगर किसी का ऑप्शनल है, या आईआर ऑप्शनल है। पोल साइंस एंड आईआर में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, नेशनल पावर। नेशनल पावर। ठीक है। नेशनल पावर के कुछ होते हैं एलिमेंट्स, कुछ होते हैं एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, नंबर वन, नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर टू, पॉपुलेशन। नंबर थ्री, टेक्नोलॉजी। नंबर थ्री, टेक्नोलॉजी। और भी हैं। ठीक है, तीन मेन यही है। नेचुरल रिसोर्सेज, क्या नेचुरल रिसोर्सेज पे वार नहीं हो रही क्या? हो रही ना स्टेट्स के मंग। पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, टेक वार चल रही है ना, टेक्नो नेशनलिज्म, जिसके बारे में आप सुनते हैं। ये स्टेट के ओवरऑल पावर में कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टेट के ओवरऑल पावर में कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये है ब्राजील, ये है यूएसए। अब ब्राजील के पास है टिम्बर, लेकिन ब्राजील के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ब्राजील के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी है इस भाई साहब के पास। टेक्नोलॉजी है इस भाई साहब के पास। अब ब्राजील के लिए टिम्बर तो किसी काम का नहीं हुआ। ब्राजील फिर एट लोएस्ट लोएस्ट रेट यूएसए को ये टिम्बर एक्सपोर्ट करता है। फिर यूएसए इस टिम्बर से प्रोडक्ट्स बनाता है, और वही प्रोडक्ट्स ब्राजील और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है एट हायर कॉस्ट। तो मुझे बताएं, फायदा किसका हुआ? नेचुरल रिसोर्सेज किसके किसके यूज हुए? ब्राजील के। सिर्फ ब्राजील के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो यूएसए के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी है। यूएसए ने उससे प्रोडक्ट्स बनाए, और ब्राजील और डिफरेंट कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट किए। फायदा किसका हुआ? यूएसए का हुआ ना। टेक्नोलॉजी जो है वो, टेक्नोलॉजी की वजह से ही यूएस को पावर में एनहांस हुई ना, इकोनॉमिक पावर में। इसी तरह से पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन या यूथ पॉपुलेशन की बात करते हैं, वो स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट के लिए एसेट भी है और लायबिलिटी भी है। एसेट भी है, लायबिलिटी भी है। हाउ? अगर यंग पॉपुलेशन स्किल्ड या एजुकेटेड है, अगर यंग पॉपुलेशन स्किल्ड या एजुकेटेड है, तो वो स्टेट के लिए एसेट है। ठीक है। अगर यंग पॉपुलेशन इलिटरेट है या अनस्किल्ड है,
तो स्टेट के लिए क्या हो, लायबिलिटी है, क्योंकि वो स्टेट पे डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट है। अगर यंग पॉपुलेशन स्किल्ड है, एजुकेटेड है, तो स्टेट के लिए एसेट है। अगर वही यंग पॉपुलेशन अनस्किल्ड है तो किसी काम की नहीं है, वो स्टेट पे डिपेंडेंट है। पाकिस्तान ने अपनी यंग पॉपुलेशन को खुद डिपेंडेंट बनाया है। अगर आप पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखें, गवर्नमेंट कहती है 60% है, लेकिन 60% नहीं है। यहाँ पे फेक डिग्रीज वाले भी आते हैं, ठीक है, जिसके पेपर्स किसी और ने दिए होते हैं। असल जो लिटरेसी रेट अगर देखा जाए ना पाकिस्तान का, 40% से ज्यादा नहीं है। नाउ मुझे एक बात बताएं, आप लोगों से पूछता हूं मैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स एंड यूथ पॉपुलेशन, ब्लेसिंग और कर्स, ऑल ऑफ यू बताएं, जितने भी क्लास में बताएं। डेमोग्राफिक डिविडेंड्स एंड यूथ पॉपुलेशन, कॉलन, ब्लेसिंग और कर्स, बताओ। ऑल ऑफ यू बताओ, चाहे गलत बताओ सही बताओ, लेकिन इंस्टेंस बेस है। वो आपसे पूछ रहा है क्या ब्लेसिंग है या कर्स है पाकिस्तान के लिए, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड यूथ पॉपुलेशन है, क्या वो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है या कर्स है, बताओ। ऑल ऑफ यू, जितने भी क्लास में हैं बताएं। और ये भी बताएं, और ये भी बताएं, क्या ये इससे डिफिकल्ट था जो फर्स्ट ऐसे ही आया हुआ है, बताएं। 2026 का ऐसे पढ़ें, अब बताएं क्या वो डिफिकल्ट है। यही चीज पूछी गई है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड यूथ पॉपुलेशन। अब बताएं मुझे, ऑल ऑफ यू, क्या 2026 का ऐसे यही टॉपिक हमने, यही टॉपिक हमने नवंबर और दिसंबर वाले सेशन में कवर किया था? यही टॉपिक नवंबर और दिसंबर 2025 सेशन में हमने कवर किया था, तो बताएं उनके लिए इससे मसला होगा? जी बताओ मुझे, उनके लिए ये मसला होगा टॉपिक? ठीक है, ये आपका टॉपिक आया था, ठीक है। गॉट इट। दैट इज वाई मैंने क्या कहा आपको, यही कहा ना कि दिस इज 5 in 1 सेशन। आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मिलती है। चले सेकंड बात करते हैं। सेकंड बात, अली हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो स्ट्रेंथ बता रहे हैं उसकी चैलेंजेस भी साथ साथ बता रहे हैं, ठीक है, साथ साथ चैलेंजेस भी बता रहे हैं। फिर है एग्रीकल्चर रिचनेस। एग्रीकल्चर रिचनेस, agriculture is more than a sector, it is a fundamental pillar of Pakistan's economy. Now let's discuss its important features. Let's discuss its important features. Economic contribution, 60% या 40 से 60% लेबर फोर्स पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। इन ना ही सिर्फ ट्रेडिशनल फार्मिंग में, बट आल्सो इन लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री। इनको हम सब सेक्टर कहते हैं, इनको हम सब सेक्टर्स कहते हैं एग्रीकल्चर के। एंड इन सब सेक्टर से रूरल एरियाज के लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स भी मिलती हैं। इन सब सेक्टर से
रूरल एरियाज को, क्योंकि आप सारे तो अर्बन सिटीज में नहीं रहते ना, सारे इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, कराची में तो नहीं रहते ना, रूरल एरियाज में भी हम आपकी पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तो जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब मिलती है इन सब सेक्टर से। इसी एग्रीकल्चर, इसी एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से रूरल एरियाज में पॉवर्टी भी कम है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है। ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 24% to the GDP of Pakistan. Overall, agriculture sector contributes 24% to the GDP of Pakistan. थर्ड स्ट्रेंथ है जोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक एडवांटेजेस। थर्ड है आपके जोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक एडवांटेजेस। पाकिस्तान के पास फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड है, अगर आप देखें फर्टाइल लैंड है, which is nourished by Indus River. Indus River. And Indus River is one of the world's largest irrigation network, जो पूरा साल पाकिस्तान के लैंड को फर्टाइल करता है। मोरओवर पाकिस्तान का क्लाइमेट भी डाइवर्सिफाई, हर तरह के मौसम होते हैं पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान में सिग्निफिकेंट वीट। स्लाइड को छोड़ें, आप मैं जो बता रहा हूं वो सुने, ये चीजें नोट्स में मिल जाएंगी आपको, जिसमें सिग्निफिकेंट वीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन ये होती है। एंड पाकिस्तान वीट एंड राइस को आप देखें, वीट एंड राइस को एक्सपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। फिर है कॉटन। किसी को पता है कॉटन को क्या कहा जाता है? कॉटन को क्या कहा जाता है? कॉटन इज नोन एज व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड। कॉटन इज नोन एज व्हाइट गोल्ड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी कॉटन पे डिपेंड करती है, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ मेजर पिलर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, मेजर पिलर है। आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स देखें, मेजर पिलर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। अब आते हैं चैलेंजेस और डेवलपमेंट्स पे, चैलेंजेस और डेवलपमेंट्स पे। ठीक है, इन सब एडवांटेजेस के होते हुए भी पाकिस्तान एग्रीकल्चर फेसेस अ नंबर ऑफ डिफिकल्टीज। और मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज टू एग्रीकल्चर क्या है आज के टाइम में? दैट इज द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, जिसका एग्जांपल 2022 की फ्लड्स देखें आप, या चलें 2022 की तरफ नहीं जाते हैं, अभी 2025 पंजाब की फ्लड्स। ठीक है, पंजाब की फ्लड्स देखें। यूएन रिपोर्ट कहती है, यूएन रिपोर्ट, यूएन रिपोर्ट कि अभी जो फ्लड्स आई थी 2025 उसमें 80 to 90% क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हुए इन रिसेंट फ्लड्स। जो अभी पंजाब में फ्लड्स आई थी 2025 की बात कर रहा हूं, 80 to 90% क्रॉप्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए थे, खास करके राइस, वीट और वेजिटेबल्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए। आल्सो जब आपका एग्रीकल्चर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो ऑब्वियसली बात है कॉटन भी नहीं होगा, कॉटन भी नहीं होगा। पाकिस्तान इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। अब आपका कॉटन ही नहीं हुआ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां से चलेगी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां से चलेगी? क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी तो कॉटन पे डिपेंड करती है ना। अब फ्लड्स की वजह से कॉटन नहीं हुई तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा कैसे बनाएगी? जिससे हमारी एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हुई, क्योंकि आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हो ना, वही बेचते हो ना। आपकी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो कपड़ा बनाती है, आप एक्सपोर्ट करते हो, तो आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई ना।
ठीक है। देयरफॉर पाकिस्तान नीड्स मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। हमें अब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स की नीड है। सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस अब वो आउटडेटेड है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज नाउ इट इज रियलिटी। क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी। आपको क्लाइमेट को माइंड में रख के ही फार्मिंग करनी होगी। हम दूसरे स्टेट्स के भी मॉडल फॉलो कर सकते हैं, जैसे चाइना का मॉडल है, इंडियन मॉडल है, ड्रिप फार्मिंग करते हैं वो। ओके। क्लाइमेट को माइंड में रखना होगा हमें, क्योंकि आप बियर नहीं कर सकते कि हर साल 80 to 90% क्रॉप्स आपके डिस्ट्रॉय हों। इसके दो इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। एक है फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी। सेकेंड है आपके एक्सपोर्ट्स आपकी डिक्लाइन होंगी। ओके। आपकी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन होंगी। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिक लोकेशन। पाकिस्तान इज एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड रूट्स एंड सीपेक इसका एग्जाम्पल है। सीपेक इसका एग्जाम्पल है। सीपेक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का ही मतलब उसकी बेसिस पे मिला है ना। सीपेक जो है, चाइना ने जो साइन किया है वो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का ही आउटकम है ना, क्योंकि चाइना को शॉर्टेस्ट एंड सेफेस्ट रूट चाहिए था फॉर इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स। सीपेक जो कि बीआरआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, and it intends to build energy pipelines, highways and roads connecting China and Gwadar. ये हम सीपेक में हम कवर करेंगे इसको। ये सीपेक साइन क्यों हुआ था, इसके पीछे स्टेट ऑफ मलाका डायलेमा है, स्टेट ऑफ मलाका डायलेमा है, वो हम कवर करेंगे। अभी इतना समझो कि जो सीपेक है, जो सीपेक है वो आपके जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की का आउटकम है। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का आउटकम है। क्या पूछ रहे हैं? ये कल का टॉपिक है हमारा अली, जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, कल का टॉपिक है। ये कल हमने रेगुलर क्लास में करेंगे, जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। तो कल के लिए वेट कर लें, जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान कल हम कवर करेंगे डिटेल में। ठीक है। अभी इतना समझें कि आपको जो सीपेक मिला है वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बेसिस पे मिला है। इस सीपे के थ्रू, इस सीपे के थ्रू हम अरेबियन सी, अफ्रीका, यूरोप एंड बियॉन्ड रीजन्स, ये आपस में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान ना सिर्फ सेंट्रल एशियन रीजन स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है, बट गवादर एक मेजर ट्रेडिंग हब बन सकता है। बट गवादर एक मेजर ट्रेडिंग हब बन सकता है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर पेपर में मैप कैसे ड्रॉ करना है? देखिए, ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से सुनो। मैप में आपने ये ड्रॉ नहीं करना, ये चीजें ड्रॉ नहीं करती, ये चीजें ड्रॉ नहीं करनी। आपने ये सिर्फ कनेक्टर ड्रॉ करना, अदरवाइज 3 घंटे तो मैप ड्रॉ करने में लग जाएंगे पेपर में। 3 घंटे तो मैप ड्रॉ करने में लग जाएंगे आपके, बाकी पेपर कहाँ से करोगे आप? आपने जो करना होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक, ये ड्रॉ करना होता है आपने। जो चीज आप इलस्ट्रेट करना चाहते हैं, कंप्लीट मैप पेपर में कभी ड्रॉ नहीं करते। आपके 3 घंटे यहां से चले जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट, जो चीज आप इलस्ट्रेट करना चाहते हैं वो आपने ड्रॉ करना है। इसको रेगुलर क्लास में हम ड्रॉ करेंगे, इसको रेगुलर क्लास में हम ड्रॉ करेंगे हम। बट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान को चैलेंजेस भी पोज कर रही है।
आप अफगानिस्तान से देखें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है ना, इन दी फॉर्म ऑफ टीटीपी। आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपके लिए ब्लेसिंग भी है, कर्स भी है। ब्लेसिंग ये है कि आप रीजनल कनेक्टिविटी में मेजर रोल प्ले कर रहे हो। कर्स भी है क्योंकि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है। टीटीपी देखें, बीएलए है, ठीक है। अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है ना, इन फॉर्म ऑफ टीटीपी एंड बीएलए, जो बलूचिस्तान में सिविलियंस हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, या चाहे चाइनीज वर्कर्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सीपेक फेज 2 का काम स्लो है। अभी लास्ट ईयर जो एससीओ समिट हुई है चाइना में, वहां पे चाइनीज प्रेसिडेंट ने भी यही कहा कि आप सीपेक फेज 2 पे काम करें जल्दी से। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से सीपेक फेज 2 वो भी काम स्लो हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, सपोर्टेड बाय द इंडिया, सपोर्टेड बाय इंडिया। हालांकि अफगानिस्तान में इतनी कोई दम नहीं है कि वो आगे यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करे। सपोर्टेड बाय द इंडिया, इंडियन सपोर्ट है, जिसके बारे में डीजीआईएसपीआर ने कहा भी है, पाकिस्तान का ये ऑफिशियल पर्सपेक्टिव है। ओके, चाइनीज वर्कर्स को टारगेट करना ताकि काम स्लो हो। ओके, देखिए हम साथ साथ स्ट्रेंथ में बता रहे हैं और चैलेंजेस भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मैंने बताया आपको, स्ट्रेंथ बताई, चैलेंजेस भी बताया साथ में आपको। ओके, फिर एक ग्रोइंग सर्विस सेक्टर। द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू पाकिस्तान जीडीपी इज सर्विस सेक्टर, which accounts for 58.4%, which accounts for 58.4%। हमारी जीडीपी में सर्विस सेक्टर का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है 58.4%। स्पेशली खास करके आईटी सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इन सर्विस सेक्टर। एंड जो युद्ध, ये सब युद्ध की वजह से है, क्योंकि जो दुनिया है अब मूव हो रही है टुवर्ड्स आईटी। स्पेशली एआई देखें, साइबर देखें। एंड पाकिस्तान में पाकिस्तान अब आईटी एक्सपोर्ट भी कर रहा है, चले स्लोली एंड ग्रेजुअली कर रहा है। अब न्यू टेक स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद देखे, वहां पे आईटी स्टार्टअप हो रहे हैं। अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली हो रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड पाकिस्तान आईटी फर्म्स सर्व बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। यहां तक समझ आया आपको? स्ट्रेंथ और चैलेंजेस सारी समझ आई आपको? जितने भी क्लास में हैं सारे के सारे बताएं मुझे। स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस समझ आई आपको? ऑल ऑफ यू, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं। जल्दी से बताओ सारे। ओके, अब मुझे बताएं ऑनेस्टली, वो जो फर्स्ट ऐसे था फ्यूचर्स 2026 का, आसान था नहीं था? अच्छा, पास पेपर्स में एक और भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पाकिस्तान इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट पुअर इन गवर्नेंस। ये पास पेपर में आया है। अब बताएं, ये भी आसान नहीं है ना? नहीं है? अब बताएं, ये जो टॉपिक आपने कवर किया है, इसकी बेसिस पे नहीं कर सकते? इसकी बेसिस पे नहीं कर सकते क्या? पाकिस्तान इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट पुअर इन गवर्नेंस, या डेमोग्राफिक डिविडेंड्स एंड यूथ पॉपुलेशन। क्या अटेम्प्ट नहीं हो सकता? ऑनेस्टली बताएं, जितने भी क्लास में कॉन्सेप्ट मिल गया ना आपको कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, कौन सी चैलेंजेस हैं, कौन सी स्ट्रेंथ है, क्या नहीं लिख सकते आप?
दैट इज वाई मैं हमेशा कहता हूं कि सीएपीए ये सिर्फ सीएपीए तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है। आपकी सीएसएस प्रिपरेशन ही यहाँ से स्टार्ट होती है। आपकी सीएसएस प्रिपरेशन ही यहाँ से स्टार्ट होती है, सीएपीए से स्टार्ट होती है। इंग्लिश एंड सीएपीए से आपकी सीएसएस प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, यहां से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है रादर देन स्टार्टिंग द 12 सब्जेक्ट। चलें, वीकनेसेस पे आते हैं। नंबर वन इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। स्टीफन कोहेन कहते हैं, यू कैन नॉट मेक योर इकोनॉमी राइट व्हेन योर पॉलिसीज या योर पॉलिटिक्स इज नॉट राइट। आप अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते जब तक आपकी पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया है, वो भी सालों से। पाकिस्तान में आप देखें, हर 3 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती आई है। ऐसा है ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। या तो सिविलियन से रूल किया, फिर 3 साल बाद 2 साल बाद मार्शल आ गई, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई, फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप चली गई तो फिर सिविलियंस आ गए, फिर सिविलियंस चले गए तो फिर मार्शल। या 2008 के बाद ही देखें, ठीक है, मतलब हर 3 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती आई है, 3 4 साल बाद, मतलब किसी भी गवर्नमेंट ने टेन्योर पूरा नहीं किया। इट मींस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है ना। अब इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट का टेन्योर कितना होता है, 5 साल। तो इन्वेस्टर को ये माइंड में होगा कि 5 साल तक ये गवर्नमेंट चलनी है और ये पॉलिसी 5 साल तक रहेगी। लेकिन पाकिस्तान में ये पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट कितना अरसा चलेगी। तो सीधी बात है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होगी, इन्वेस्टर को आइडिया ही नहीं होगा कि गवर्नमेंट कितनी चलनी है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा। अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर को छोड़ो, लोकल इन्वेस्टर भी क्यों इन्वेस्ट करेगा जब पॉलिटिकल जो है वो सर्टेनिटी नहीं होगी, अनसर्टेनिटी होगी। आल्सो करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट भी है, जिससे लोग इंस्टीट्यूशंस में, आपकी जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ट्रस्ट ही नहीं करते। ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट की वजह से लोग इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट भी नहीं करते, तो इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है। फिर है वीक फिर है वीक टैक्स सिस्टम एंड लो रेवेन्यू कलेक्शन। पाकिस्तान में सिर्फ मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास टैक्स पे करते हैं, बाकी एलीट क्लास टैक्सेस एवेड करते हैं, एवेड। आल्सो पाकिस्तान का जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है वो भी इनफेक्टिव है। लूपोल्स हैं उसमें, लूपोल्स हैं, ताकि कुछ लोग उसको एक्सप्लॉइट कर सके और टैक्सेस से बच जाए। करंटली टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। नाउ व्हाट इज टैक्स टू जीडीपी रेशियो, मतलब आपके टोटल जीडीपी में टैक्सेस की कितनी कंट्रीब्यूशन है। व्हाट इज टैक्स टू जीडीपी रेशियो, कि आपकी टोटल जीडीपी में, फॉर एग्जांपल हमारी जीडीपी फॉर एग्जांपल 380 बिलियन डॉलर से, फॉर एग्जांपल, तो इसमें टैक्सेस की कितनी कंट्रीब्यूशन है। तो करंट जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो है जस्ट 10%। हमारी जीडीपी में सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन है टैक्सेस की, बस। क्यों? क्योंकि एलीट जो क्लास है वो टैक्सेस एवेड करती है, सिर्फ मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास टैक्सेस पे करते हैं, बस। बाकी टैक्स सिस्टम में लूपहोल्स हैं जिनको एलीट एक्सप्लॉइट करते हैं, वो जानबूझ के छोड़े गए। ओके, फिर है सर्कुलर डेप्ट। सर्कुलर डेप्ट क्या आता है, आपके एनर्जी सेक्टर में आता है। सर्कुलर डेप्ट हमारे एनर्जी सेक्टर में आता है जब गवर्नमेंट कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब अवाम, कंज्यूमर मतलब अवाम, उनको देती है सब्सिडीज, सब्सिडीज। और जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनको फिर वो कंपनसेट नहीं कर पाती गवर्नमेंट। कंज्यूमर कौन है, आम अवाम। सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है किसको, अवाम को। और पावर प्रोड्यूसिंग जिसे, जिसको आप आईपीपीस कहते हो, उनको कंपनसेट नहीं कर पाती।
सब्सिडीज मतलब फॉर एग्जाम्पल बिजली का 1 यूनिट 20 रुपए आए, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप 20 रुपए आवाम से ना लो, 10 रुपए ले, 10 10 रुपए आप हमसे ले ले, हम देंगे, गवर्नमेंट देगी। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट वो आईपीपीस को वो 10 रुपए दे ही नहीं पाती। ठीक है। इससे क्या हुआ कि पावर आईपीपीस के पास पैसा ही नहीं होगा, आईपीपीस के पास पैसा ही नहीं होगा। जब आईपीपीस के पास पैसा नहीं होगा तो आईपीपीस पीएसओ को पैसा कहां से देंगे, क्योंकि आईपीपीस तो आयल एंड फर्नेस आयल से बिजली बनाते हो ना आप। अभी आप नेचुरल उस पे, सोलर पे या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे शिफ्ट ही नहीं हुए, आप फर्नेस आयल से ही बनाते हो ना बिजली। तो फर्नेस आयल कहाँ से लेते हैं, पीएसओ से लेते हैं। तो आईपीपीएस के पास पैसा ही नहीं होता कि वो पीएसओ को पे कर पाए। ठीक है। तो अभी जो करंट सर्कुलर डेप्ट है आपका वो है 2.6 ट्रिलियन रुपीज, 2.6 ट्रिलियन रुपीज, सॉरी 2.6 ट्रिलियन रुपीज आपका सर्कुलर डेप्ट है करंट एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में। वीकनेसेस समझ आए, जल्दी से बताओ, वीकनेसेस समझ आए, ऑल ऑफ यू। जल्दी से बताओ। ओके, फोर्थ वन इज ट्रेड डिफिसिट। ट्रेड डिफिसिट क्या होता है, ट्रेड डिफिसिट क्या होता है, जब आप इंपोर्ट ज्यादा करो, खरीदो ज्यादा, एक्सपोर्ट आप कम करो, मतलब आप बेचो कम, यू इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट। ठीक है, जब आप खरीदो ज्यादा या बेचो कम। तो अभी जो करंट आपका ट्रेड डिफिसिट है जुलाई एंड अक्टूबर तक 2025 तक, ये आपका आता है 13 बिलियन डॉलर्स। आप ट्रेड डिफिसिट है, आपका ट्रेड डिफिसिट है 13 बिलियन डॉलर्स, 13 बिलियन डॉलर्स। फिर है फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट कहां आता है, जब गवर्नमेंट कमाए कम खर्चे ज्यादा हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, चले मैं एग्जाम्पल देता हूं इसका, इसका एग्जाम्पल देता हूं, जैसे उस्मान खालिद है। अब उस्मान खालिद की जो सैलरी है वो है 1 लाख रुपए, लेकिन उस्मान खालिद की जो है एक्सपेंसेस हैं वो है 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए। तो कितना डिफिसिट बना उस्मान, बताएं कितना डिफिसिट बना, कितना खसारा है, खसारे में हैं आप, कितना खसारे में हैं आप बताएं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए, और आपकी एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके हैं 2 लाख रुपए। तो आपके, तो आप कितना खसारे में हैं बताएं, 1 लाख, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 1 लाख। अब जो पाकिस्तान बजट डिफिसिट स्टैंड्स एट 5.5%, 5.5% ऑफ जी जीडीपी इन 2026 एंड 2026। ये फिस्कल ईयर होता है आपका, जून से जुलाई से स्टार्ट होता है 2025 एंड 2026। 5.5% सप्टेन, 5.5%। गवर्नमेंट कहती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहती है कि 5.5% डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट है, गवर्नमेंट कहती है। फिर है इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई। अब देखिए, इन्फ्लेशन होता क्यों है, क्योंकि आपका रुपी डिवेल्यूट होता है, रुपी डिवेल्यूट होता है। अब गवर्नमेंट कहती है कि पाकिस्तान में 7% इन्फ्लेशन है, चले मान लेते हैं 7% इन्फ्लेशन है। क्या ऑनेस्टली बताएं, पाकिस्तान में महंगाई 7% है? आप लोग सब ग्रॉसरी करते हो, लड़कियां आप लोग जो है वो बाय करती हैं कपड़े, मेकअप, जो भी हो आपकी नेसेसरी नेसेसरी थिंग। क्या पाकिस्तान में महंगाई 7% है? ऑनेस्टली बताएं मुझे, आप भी इसी सोसाइटी में रहते हैं। गवर्नमेंट कहती है 7% है महंगाई, गवर्नमेंट कहती है 7% है, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती है नहीं,
पाकिस्तान में जो महंगाई है वो मोर देन 30% है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कहती है 7% है। ठीक है, मान लो, अब आप मान लो, आप लोग 7% है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है ना, ग्राउंड रियलिटीज, अभी आप रमजान में ही देखिए चले, अभी रमजान अभी आया नहीं, कल परसों रमजान स्टार्ट है। 20 रुपीज पर एटम कॉस्ट इंक्रीज हो गई। 20 रुपीज आपने देखा होगा, 20 रुपीज जो है पर एटम कॉस्ट इंक्रीज हो गई, अननेसेसरी, विदाउट कंट्रोल। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है 7% है। चले गवर्नमेंट का ना मान लेते हैं, ये पेपर में आपने गवर्नमेंट का ही लिखना है, लेकिन मैं इससे डिसएग्री करता हूं। मैं इससे डिसएग्री करता हूं मैं। ये 7% नहीं है। पेपर में आप 7% ही लिखेंगे, जो गवर्नमेंट ने कहा है वही लिखेंगे, कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती है नहीं है 7%, मोर देन 30% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में। फिर है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो आपके स्टेट बैंक के पास फॉरेन करेंसीज पड़ी होती हैं। ठीक है, वो अराउंड 19 बिलियन डॉलर्स के अराउंड ही है आपके पास, इतना ही पैसा है बस। जहां पे आप चाइना देखें, इंडिया देखें, वहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े होते हैं, उनके रिजर्व्स पड़े होते हैं फॉरेन करेंसी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। वहां आपके पास कोई 18-19 बिलियन डॉलर्स पड़े होते हैं चलने की। उसके बाद है एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल डिफिशियंसीज। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखें आप, अवाम 62% या 60% जो है हमारा लिटरेसी रेट है। लेकिन इस लिटरेसी रेट इतना नहीं है 60%। ये डेटा बेसिकली आपकी ली जाती है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से। तो आपको पता है रूरल एरियाज में लोग पेपर्स कैसे देते हैं, आपको पता है कि किसी के बदले कोई और बैठ जाता है। मैंने ऑफिस में ऐसे भी लोग देखे जो कि अपॉइंट होके आते हैं, एज ए जूनियर आते हैं। उनको हम कहते हैं लेटर लिखो, उनको लेटर भी नहीं लिखना आता, अपना नाम लिखने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अब मैं उसको लिटरेसी रेट में काउंट करूं या कहाँ काउंट करूं बताएं। ऐसे भी अपॉइंट होके आते हैं। ठीक है, जिसके जिसको सिर्फ नाम लिखना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। अब मैं उसको लिटरेट काउंसिडर करूं, क्या काउंसिडर करूं बताएं मुझे। ठीक है, क्या काउंसिडर करूं? हालांकि अगर आप उसकी क्वालिफिकेशन देखिए, मास्टर्स बैचलर्स की हुई है, नाम लिखने के अलावा कुछ नहीं आता, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या नेपोटिज्म आ जाते हैं। ठीक है, अब बताएं मैं उसको किस पे, किस कैटेगरी में काउंसिडर करूं, लिटरेसी रेट में? ठीक है, किस कैटेगरी में काउंसिडर करूं मैं उसको? अच्छा, जिसको अपना नाम लिखना आता है बस, नाम लिखना आता है वो लिटरेट है बस, उसके अलावा कुछ भी ना हो। चलें आप मान लेती हैं, लेकिन मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। एटलीस्ट कुछ पढ़ना तो आए। अच्छा जी, चले अब करना क्या है, करना क्या है? एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस, इसको पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं। द इंडस्ट्री इन पाकिस्तान है सब्सटेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल। पाकिस्तान की इंडस्ट्री के पास पोटेंशियल है। ठीक है, खास करके टेक्सटाइल सेक्टर है, आपके पास टेक्सटाइल सेक्टर है। By improving the quality and diversifying the market, the textile industry can grow to achieve even greater dominance. There is a lot of room for the growth in manufacturing sector other than textile. आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है, टेक्सटाइल को आप छोड़ें, चलें, वो तो कंट्रीब्यूशन उसकी फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है। आप मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें, अपनी लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करें, कुछ बनाएं ताकि एक्सपोर्ट हो। जब इंडस्ट्री ही काम नहीं करेगी आपकी, तो आप एक्सपोर्ट क्या करोगे? कुछ बनाओगे तो कुछ बेचोगे ना। अब आप ह्यूमन ऑर्गन्स तो आप नहीं बेच सकते ना, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ना। इंडस्ट्री, आप उसको इंडस्ट्री को बूस्ट करें, लोकल इंडस्ट्री को। फिर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए दुनिया अब मूव हो गई है, आप ठीक है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से मूव हो गई, अब आईटी का टाइम है, आईटी का। इंडिया पता है आपको 80 to 90 बिलियन डॉलर्स सिर्फ आईटी से जो है वो कमाता है, एक्सपोर्ट करता है आईटी। दैट इज वाई इंडिया में देखे आप,
हर इंटरनेशनल आईटी फर्म इंडिया में है। इवन बैंकिंग सॉफ्टवेयर तक बन रहे हैं वहां पे। ठीक है, कलकत्ता जो है उनका वो आईटी एक्सपोर्ट हब है उनका। इंडिया का कलकत्ता आईटी हब है। आप आईटी में इन्वेस्ट करो, आईटी को बूस्ट करो, ताकि हम आईटी को एक्सपोर्ट करें। दुनिया मूव ऑन हो गई है, आप देखें आईटी पे। तो हम आईटी को बूस्ट कर सकते हैं, ई कॉमर्स पर हम आ सकते हैं। फिर है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। जरूरी है कि देखो, आपकी इंडस्ट्री काम क्यों नहीं कर रही? लोकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी की आपकी इंडस्ट्री किस पे चलेगी? या तो बिजली पे चलेगी या तो गैस पे। एनर्जी पे चलेगी ना वो इंडस्ट्री। हाथ से तो नहीं चलाएंगे ना आप देखें विंटर में गैस शॉर्टेज है, समर में लाइट नहीं है, तो आपकी एनर्जी, आपकी इंडस्ट्री चलती नहीं है। आप उसको शिफ्ट करें, सोलर पे या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट करें ना, ताकि इंडस्ट्री का काम ना रुके। ठीक है। आल्सो आप फॉसिल फ्यूल पढ़ा होगा ना जनरल साइंस में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, फॉसिल फ्यूल से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होती है। आप देखिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ना, क्लाइमेट चेंज पे इम्पेक्ट आते हैं। तो आप रिन्यूएबल पे शिफ्ट हो जाएं, चाहे डोमेस्टिक पर्पस हो या इंडस्ट्रियल पर्पस हो। फिर है इंक्रीज टैक्स बेस। अब पाकिस्तान का अलमिया ये है कि सिर्फ मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास आपका टैक्स पे करता है, एलीट क्लास बच जाता है। और जो ऑलरेडी लोग ऑलरेडी टैक्स पे करते हैं, आईएमएफ कहती है आप टैक्सेस इंक्रीज करें, तो गवर्नमेंट क्या करती है? जो ऑलरेडी टैक्स पे करते हैं ना लोग, उन पे मजीद टैक्सेस लगा दो। ये नहीं कि जो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं उनको टैक्स नेट के अंडर लाओ, ये नहीं। जो ऑलरेडी लोग टैक्स पे करते हैं आप उन पे मजीद टैक्सेस लगाओ। ये तो कोई पॉलिसी नहीं है। आप जो टैक्स नहीं पे करते, आप उनको टैक्स नेट में लाए ना, ताकि आपका टैक्स बेस वो इंक्रीज हो। और यही मॉडल बोस्निया और जॉर्जिया ने यही मॉडल इम्प्लीमेंट किया। जो लोग टैक्स नहीं पे करते थे उनको टैक्स नेट में लाए, चाहे वो एलीट हो, रादर देन ओवरबर्डिंग द करंट टैक्स पेयर। जो बेचारा ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है आप उन पे मजीद टैक्सेस लगाते जा रहे हो। जो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं उनको आपने छोड़ा हुआ है। जो लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं उनको टैक्स नेट में लाओ ना, ताकि जो ऑलरेडी टैक्स पे करते हैं वो थोड़ा सुकून से रहें। ओके। फिर है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पोटेंशियल है। आप जैसे फॉर एग्जांपल लाइव स्टॉक है, यहाँ डेयरी सेक्टर है, 60% है एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन इसकी, 60% इन एग्रीकल्चर। ये सब सेक्टर है, एग्रीकल्चर के सब सेक्टर हैं, लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर। ओवरऑल 11% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर की। इसमें भी पोटेंशियल है। आप प्राइवेट सेक्टर को, आप प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसको इन्वॉल्व करो आप, ताकि ये सेक्टर ट्रू पोटेंशियल पे आए। और आपकी जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट वो इंक्रीज होगी। बेसिकली ये सारी गेम आपकी एक्सपोर्ट पे है, एक्सपोर्ट पे है कि आप एक्सपोर्ट अपनी इंक्रीज करो, ताकि ट्रेड डिफिसिट ना हो, आईएमएफ के पास आपको ना जाना पड़े, खुद कमा लो। आया समझ टॉपिक? जल्दी से बताओ सारे के सारे, ऑल ऑफ यू जितने भी क्लास में है, समझ आया?